जी दोस्तों, मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुफीद खान। डॉक्टर साहब, वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। थैंक यू डॉक्टर साहब। इंडिया के बारे में कहा गया कि जी आप असला बेचते हैं इसराइल को, जेनोसाइड हुआ है। वो कहते हैं भाई हम बेचते हैं, हमारे ताल्लुक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। दुनिया क्या कर लेगी? अमेरिका भी तो बेचता है, जर्मनी भी तो बेचता है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इंडिया के किसने हवाले से इंडिया किस इसराइल किसने कहा वो बात? आप जो बात कह रहे हैं, सेकंड बात। सारे वो मतलब जो कल इंडिया के एमईए की स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा जी हम रेगुलेशंस देखते हैं, हम चीज़ें देखते हैं। तो उन्होंने एक लीगल टर्म इस्तेमाल की थी। तो एमईए का जवाब ये था कि वी आर इन कंप्लायंस विद इंटरनेशनल रूल्स, और बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला रणधीर। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम इसको रिजेक्ट करते हैं, और वो उन्होंने एक लीगल लैंग्वेज के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की। लेकिन बाकी भी जो पब्लिक ओपिनियन है वहाँ पे, वो दे आर नॉट अपोलोजेटिक। जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी कोई अपोलोजेटिक नहीं है, और स्टेट भी अपोलोजेटिक नहीं है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इस बारे में डॉक्टर साहब। तो पहले तो देखिए, इंडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो मतलब वो गोदी मीडिया इसलिए कहा जाता है कि इट हैज़ उनका जो क्रिटिकल। देखिए, आज से कुछ 11-12 साल पहले इंडिया पे एक छोटा मीटियोर गिर गया था, जो स्पेस से आते ना, मीटियोर जो स्पेस का, वो आके लग गया भारत पे जोर का। उससे मेन स्ट्रीम मीडिया की अकल मर गई। सो नाउ वी हैव ए ब्रेन डेड मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसका एक ही मकसद होता है कि मोदी की तारीफ करें, जितना गवर्नमेंट से पैसा ले सकें, ऐड ले सकें, और डर के मारे वो बैठे हुए हैं। अगर वो कुछ भी सीरियस बात कर लें तो उनके घर ईडी आ जाएगी, या इनकम टैक्स का रेड हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें होती। सो डोंट एक्सपेक्ट द मेन स्ट्रीम मीडिया। आई डोंट नो लोग देखते भी क्यों हैं। आधा वक्त तो चीखा पुकारा चलता है और कोई सीरियस डिस्कशन ही नहीं होता। जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मैं पहली चीज़, जब नए गेस्ट आते हैं, उनको यही कहता हूँ, देखिए दिस इज़ नॉट टेलीविज़न, आप अपनी बात पूरी करें। कभी कभी मैं 6-6 मिनट खामोश बैठा रहता हूँ सुनते हुए अपने गेस्ट को भी। इफ़ दे आर सेइंग समथिंग वेरी इंफॉर्मेटिव और यूजलेस, मैं उसको इंटरप्ट नहीं करता, बिकॉज इट्स ए टीचिंग मोमेंट ना, कि लोग पूरी बात सुने। अगर वो मियांडर करने लगते हैं इधर उधर की बातें, देन आई इंटरप्ट देम एंड ट्राई टू ब्रिंग देम बैक टू माई क्वेश्चन। तो इंडियन मीडिया को सीरियस ना लें। अब ये है कि जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के वॉइसेस है उनका क्या जवाब है। दे आर अ बिट कंसर्न। मैंने एक शो किया कल जिसका टाइटल था कि क्या ये पहला स्टेप है टुवर्ड्स एन अरेस्ट वारंट फॉर मोदी। तो वो काफ़ी चला है, ना सिर्फ मेरे चैनल पर, दूसरे चैनल्स ने भी लगाया है, उसको रीट्वीट वगैरह किया है, तो 1-2 लाख लोगों ने देखा है वो। सो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है, दैट इज़ व्हाट दिस इज़, इट्स कॉल्ड मेड इन इंडिया नाम की रिपोर्ट है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि कुछ 2,900 से ज़्यादा उन्होंने शिपमेंट्स इंडिया से एग्ज़ामिन की, और उसमें 2-3 किस्म के उन्होंने क्लासिफिकेशंस की। एक है जो सीधा सीधा हथियार भेजे गए, फिर दूसरा क्लासिफिकेशन ये है कि वो चीज़ें भेजी गई जो हथियार नहीं है बट डुअल टेक्नोलॉजी है। तीसरी चीज़ ये है कि उन्होंने डिफेंसिव हथियार, ख़ासतौर से एयर डिफेंसिव वेपन्स को इग्नोर कर दिया, क्योंकि गाज़ा के पास एयरफोर्स वगैरह नहीं है। सो दोज आर नॉट यूज्ड इन गाज़ा। आई थिंक दैट इज़ वाई दे हैव इग्नोर्ड एयर डिफेंस। एयर डिफेंस के ताल्लुक से भी कुछ इंडिया ने बेचा, लेकिन ड्रोन्स की बहुत टेक्नोलॉजी। और उन्होंने लिस्ट किया कि कौन से इंडिया की कंपनीज़ ने ये हथियार भेजे, किस क्वांटिटी में। तो आपको मैंने एक शीट दिखाया, अगर आप वो दिखाएं तो उसमें मैंने उसका समराइज़ किया है एमनेस्टी की रिपोर्ट। तो एमनेस्टी, और नंबर 2 पे अगर आप देखेंगे तो एमनेस्टी ने कहा कि ये जो 3 कंपनीज़ हैं ये पब्लिक सेक्टर है, 100% ओन्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और ये कंपनीज तो डायरेक्टली सरकार की जिम्मेदारी है, और इन्होंने लिटरली वो जो बम होते हैं ना, जो फायर करते हैं, शेल्स कहते हैं ना, तो आर्टिलरी शेल्स भेजे हैं वहाँ पर हज़ारों की तादाद में। सो दो आर्टिलरी शेल्स वर यूज्ड इन गाज़ा। सो दिस इज डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी बता रहे हैं भारत की सरकार को। दूसरे तो अंबानी के और अदानी के, दूसरे अदानी के, सॉरी नॉट अंबानी, अदानी की कंपनीज हैं जो इसराइल के साथ जॉइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन तो डॉक्टर साहब, जस्ट एक छोटा सा, सॉरी अगर ये काट रहा हूँ,
अक्सर ये लॉजिक बिल्ड की जाती है कि जनाब हम तो एक कंपनी को देते हैं, वो कहाँ इस्तेमाल करती है हमारा कंसर्न नहीं, एंड तो यूजर तो नहीं सुनिए, है। हाँ, आई एम कमिंग देयर। तो अगर आप वो नीचे जाके देखें लीगल एक्सपोजर, तो दो कन्वेंशन है, एक जेनोसाइड कन्वेंशन है और एक जिनीवा कन्वेंशन है। इन दोनों कन्वेंशंस के मुताबिक इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि हर मुल्क इज़ रिस्पॉन्सिबल कि हथियार कैसे इस्तेमाल होते हैं। देखिए, आपने ये F-16, आपकी जो डील है अमेरिका के साथ, लीगली यू कैंट यूज़ योर F-16s अगेंस्ट इंडिया, दैट इज़ ए कंडीशन ऑफ द सेल। तो वो आप वेस्ट फ्रंट पे यूज़ कर लें, टेररिज्म के ख़िलाफ़ यूज़ करें। सो देर आर, हर डील में एक कंट्री इज़ हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसराइल की जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको डिक्लेयर क्यों नहीं करते वो पब्लिकली? वो डिक्लेयर इसलिए नहीं करते कि अमेरिका में लॉ है कि वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेटिंग कंट्रीज़ को हथियार नहीं बेच सकते। तो इसराइल के ख़िलाफ़ प्रॉब्लम हो जाएगा अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को। जितनी आसानी से हम हथियार ट्रांसफ़र करते हैं उतनी आसानी से नहीं कर सकेंगे टू देम। देयर इज़ ए प्रॉब्लम देयर, उसको एग्जाम्शन लेते रहना पड़ेगा। सो व्हाट एमनेस्टी इंटरनेशनल इज सेइंग कि ये दो जो कन्वेंशन है, जेनोसाइड कन्वेंशन और जिनीवा कन्वेंशन, इनके मुताबिक हर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ वो मेक श्योर के हथियार आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ये तो छोड़ दें आप, पुलिस की ज़्यादातर, मतलब अगर आप पुलिस लाठियाँ, आपने लाठी एक्सपोर्ट कर दी, सोचें लेट्स से कि पाकिस्तान ने लाठियाँ बेची और इंडिया ने वो लाठियाँ जंतर मंतर में यूज़ कर लिए, आपने जिनीवा कन्वेंशन वायलेट कर दिया है, बिकॉज आपने जो वेपन्स एक्सपोर्ट किए हैं दे आर बीइंग यूज्ड इन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो दैट इज़ अ वायलेशन। वो तो दैट इज़ नॉट अ जेनोसाइड बट इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को आप अकाउंटेबल है। और हर मुल्क को चाहिए कि दे हैव ए लीगल सिस्टम जिसमें ऐसे लॉज हों कि प्राइवेट सेक्टर इज़ ऑल्सो हेल्ड अकाउंटेबल। तो जो छोटा सा जवाब रणधीर जायसवाल ने दिया है उसमें ही इज़ मेकिंग इट क्लियर कि वी हैव डोमेस्टिक लॉज एंड वो वायलेट नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं। अब ये और बात है कि कोई, अब फ़लस्तीनियों बेचारों के पास यार खाने को पीने को जगह नहीं है, रहने को जगह नहीं है, वो क्या इंडिया के कोर्ट्स में जाके सू करें? मैं सुना कि जो एम्बेसी है बेचारी पैलेस्टीनी एम्बेसी जो है दिल्ली में, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी की बिल देने के लिए पैसे नहीं थे। जब मैं जनवरी में गया था दिल्ली तो दे हैड सम प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैं किसी से मिलना चाह रहा था तो वो कह रहे खान साहब मेरे से 2 घंटे लेट हो जाएंगी, मैं पैलेस्टीन अभी अनाउंस किया फ़लस्तीन एम्बेसी में वहाँ भाग रहा हूँ। तो पता चला कि दे डोंट हैव द मनी टू इवन पे रेंट वैंट, जो भी वो उनके खर्चे होते हैं, ऑपरेशनल बजट नहीं है। सो वो क्या केसेस करते बैठेंगे इंडिया में लॉयर्स को हायर करके? इतने महंगे होंगे लॉयर्स, लाखों डॉलर, लाखों रुपये लेते हैं एक अपीयरेंस के लिए। यानी आप $5,000 दे रहे हैं फॉर वन अपीयरेंस ऑफ ए गुड सुप्रीम कोर्ट लॉयर। सो बट इंडिया इज सपोज टू हैव दोज लॉज। अब इसका चक्कर क्या होगा कि 2 चीज़ें हैं। एक तो आप समझे कि आईसीसी क्या है, आईसीजे क्या है। आईसीजे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो हेग में है नीदरलैंड्स में, वहाँ पे somebody हैज़ टू फाइल ए केस अगेंस्ट इंडिया, जैसा साउथ अफ्रीका ने गाज़ा के ख़िलाफ़ किया। लेकिन अगर जजमेंट जब आएगा गाज़ा के ख़िलाफ़, साउथ अफ्रीका का केस जब इसराइल के ख़िलाफ़, तो दे माइट ऑल्सो से कि दीज कंट्रीज़ वे रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। देखिए, इंडिया का बहुत छोटा सा रोल है, असल सपोर्ट तो अमेरिका ने किया है। सारे हथियार अमेरिका से, $12 बिलियन ट्रंप ने भिजाए, $17 बिलियन जो बाइडन ने भिजाए। हथियार तो छोड़े आप, अमेरिकन जनरल्स वेर देयर प्लानिंग द रिस्पॉन्स टू गाज़ा। फिर अमेरिका के बाद जर्मनी, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस। पता है रॉयल एयरफोर्स ने 6,000 से ज़्यादा फ़्लाइट्स, रिकॉनेसेंस फ़्लाइट्स किए हैं गाज़ा के ऊपर, फोटोग्राफ्स लेके इसराइल की फ़ौज को दिए, यहाँ पे बच्चे मारो बोल के। ये RAF का, रॉयल एयरफोर्स, ब्रिटिश फोर्स की, ये तो इनका बहुत जिम्मेदारी है। इट्स लाइक सेइंग कि अगर सज़ाए मौत दी गई ब्रिटिश को, यूके को, तो इंडिया को 3 महीने की सज़ा मिलेगी। इतना फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट
तो एक वो है, दूसरा आईसीसी के ऊपर इतना दबाव डाल के डिस्ट्रॉय करने पे तुले हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो। इनफैक्ट अभी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबियो कह रहे थे हम आईसीसी को ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ट्रंप ने कहा ये मेरे लिए नहीं कर रहे, ये बीबी के नेतन्याहू को बचाने के लिए कर रहे हैं। नेतन्याहू और पुतिन के खिलाफ ऑलरेडी अरेस्ट वारंट्स इश्यू हो चुके हैं। अब इसका मतलब नहीं है समवन गोज टू आईसीसी या कि आईसीसी लुक्स एट इट एंड देन सेज कि मोदी का डायरेक्ट कनेक्शन है या राजनाथ सिंह का है, समबडी इन द इंडियन गवर्नमेंट पर अरेस्ट वारंट इश्यू हो सकता है। अब लोग लाइट ले लेते हैं आईसीसी को, लेकिन लेट मी टेल यू हाउ सीरियस इट इज़। यूरोप की कोई मुल्क को कभी नहीं जा सकेगा नेतन्याहू, ठीक है। अब कनाडा भी नहीं जा सकता, वो उसको अरेस्ट कर लेंगे अगर वो गया तो। दूसरी चीज़ ये है कि पुतिन खुद ब्रिक्स के पिछले 2 समिट अटेंड नहीं कर सके, जो साउथ अफ्रीका में था और जो ब्राज़ील में था उसके बाद, राइट। 24-25 पुतिन कुड नॉट गो बिकॉज दोनों कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ आईसीसी। अब यह बात है कि इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीसी, तो यहाँ आ सकेंगे, लेकिन मोदी फिर साउथ अफ्रीका कभी नहीं जा सकेंगे या ब्राज़ील नहीं जा सकेंगे अगर ये केस फाइल हो जाता और अरेस्ट वारंट, वो बहुत दूर की बात है। बट दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। इट इज़ वेरी क्लियर कि कुछ इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी हो रही है। अब एमनेस्टी ने ये रिपोर्ट किया, इसको देख के अब स्कॉलर्स रिसर्च करेंगे, डेटा अवेलेबल है। अब डेटा दे दिया ना उन्होंने, अब उनको मालूम भी हो गया डेटा कहाँ से मिल सकता है, ये भी पता चल गया। सो देयर विल बी मोर पेपर्स, शायद एक आध बुक भी आए अबाउट इंडियाज़ रोल इन द जेनोसाइड। लेकिन इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा टू, जिस तरह इंडिया कहता है ना कि हम ये हैं, हम वी आर अ फोर्स फॉर गुड इन द वर्ल्ड। ऑन दिस इशू दे आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। और मैं आपको साफ बता दूं, ये ख़त्म होने वाला किस्सा नहीं है गाज़ा का जेनोसाइड। इट इज़ नॉट समथिंग दैट द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू फॉरगेट। यहाँ पे बहुत स्कॉलर्स हर जगह जी लोगों के साथ खड़ा हुआ है, तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है। और वो बेसिकली तो उसका मकसद भी शायद यही है कि वो वेस्ट को ये बताना चाहता है कि मैं वो मुल्क हूँ जो आपके साथ हूँ इन एवरी वे। और वो शायद वो तासुर भी यही देना चाहते हैं। या बट द वेस्ट इज़ नॉट गोइंग टू, ऐसा लग रहा है ना आपको कि ये चमचागिरी कर रहे हैं इसराइल की और अमेरिका की। ठीक है, ट्रंप आपसे क्या खुश हुए हैं? पिछले 1.5 साल से हथियार भेज रहे हैं। ट्रंप हैज़ नॉट टर्न पॉजिटिवली टुवर्ड्स इंडिया। सिर्फ इसराइल है, वो भी सिर्फ नेतन्याहू है, एंड दैट इज़ एन एक्सपेंसिव कॉस्ट। तो उनके साथ है ना, अब जर्मनी के साथ जितनी इन्होंने नॉर्मलसी है, यस, जर्मनी के साथ करें, बट जर्मनी इज नॉट गोइंग टू रिवॉर्ड इंडिया फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द जेनोसाइड। ये तो शर्मिंदा है वो खुद इस बात से। उनके ऑपोजिशन पार्टी विल नॉट टॉलरेट दिस। आप डॉक्टर साहब देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई वुड इंडिया बी डूइंग दिस। एक क्वेश्चन है कि इंडिया क्यों कर रहा होगा। आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरी जाती राय तो ये है इसमें कि इंडिया डूइंग फॉर मल्टीपल रीजंस। एक तो अभी रिसेंटली जो चीज़ डिस्कवर हुई, जो नरेंद्र मोदी का ट्रिप था मिडल जो इजराइल को के अंदर, वो बड़े जिस टाइमिंग के ऊपर था, उससे ये पता चलता था कि बेसिकली इंडिया जो है वो सपोर्ट अमेरिका में लूज़ कर चुका है। तो वो अपनी एक स्पेस चाहता है दोबारा, और वो इजरायली लॉबी और सबको ये कन्विंस करना चाहता था कि हम आपके एक पार्टनर हैं। तो एक तो वो जो कुछ नेतन्याहू ने किया था उसको उसने कहा जी कि मैं इसके ऊपर मोहर लगाता हूँ कि मैं नेतन्याहू के साथ हूँ और इंडियन पब्लिक के साथ है। तो वो एक तो वो इस सेंस में कि अमेरिका के अंदर जो इजरायली लॉबी को या उस ग्रुप ऑफ पीपल को ये बताने के लिए कि हम आपके पार्टनर हैं और ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ ठीक नहीं कर रही, हम आपके साथ हैं, पहली वजह। दूसरी, दे स्टिल कॉन्सिडर कि इजराइल क्योंकि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है और उसको एक अच्छा पार्टनर चाहिए, ऐसा पार्टनर जिसके पास फर्स्ट हैंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी आ रही है, रिसोर्सेज भी आ रहे हैं। तो वो ये समझता है कि ये मेरे लिए भी ज़रूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट जारी बात है, वो ये समझता है कि इससे एन इक्वलेंस गज़ा और कश्मीर को वो इक्वलेंट भी करते हैं और वो डोमेस्टिक नैरेटिव इसके ऊपर बड़ा तगड़ा बनाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल बुलडोज़र चलाने, घर मिसमार कर देने, कश्मीर के अंदर तबाह कर देने, बॉम्ब लगा देने, जस्टिस उस तरह अदालतों में केस ना लेके जाना। सुरंगें जी निकल आई हैं जी, जैसे वहाँ पे गज़ा में होता है वो जी इसराइलियों ने की और उन्होंने फ़लस्तीनियों ने की हैं, ये भी हमास ने की हुई हैं। तो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू मेक कश्मीर एन इक्विवेलेंट ऑफ दैट, और वो एक टेरर भी फैला रहे हैं। तो देखिए इनकी जो मोटिवेशंस हैं, ओके, आपके आई डोंट डिसएग्री विद इट। इनफैक्ट बार बार यही कहते हैं इंडिया के हमारे साथ ये कारगिल में था इसलिए हम इनके साथ हैं। जैसा कि इंडिया, मतलब जब वो लोग इस तरह बात करते हैं जैसा इजराइल की मदद के बगैर भारत खड़े ही नहीं रह सकता।
इंडिया इज़ नॉट आत्मनिर्भर, इट इज़ निर्भर ऑन इज़राइल की, मतलब इंडिया एग्जिस्ट बिकॉज इज़राइल सपोर्ट्स इंडिया, वरना वो कभी का ख़त्म हो जाता, पाकिस्तान से जंग, इस तरह बात करते हैं ये जो सपोर्टर्स है। बट आई थिंक कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एनिमोसिटी है, इनको खुशी हो रही है कि वहाँ पे इतने हज़ार मुसलमान बच्चे मर रहे हैं। दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई, बिकॉज इज़राइल ऐसा कोई बड़े चीज़ें नहीं देता इंडिया को। इट्स नथिंग बिग, $10 बिलियन का ट्रेड है, दैट इज़ नथिंग। यूएई के साथ उससे 10 गुना ज़्यादा ट्रेड है, या उससे भी ज़्यादा, कुछ 20, आई थिंक यूएस के यूएई के साथ ओवर $100 बिलियन का, दैट इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल। सो वॉट एवर देयर मोटिवेशंस, ये बड़े अपने आप को बड़े 30 मार खान समझते हैं, वी आर मल्टी अलाइनमेंट, हम इनके साथ भी है, हम उनके साथ भी है, यू नो, वी आर विद बॉयज़ ऑल्सो, वी आर विद गर्ल्स ऑल्सो, ऐसा इनका एटीट्यूड हो गया है। ठीक है, यू आर फाइन। वो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तो पता चल गया था, नोबडी स्टूड विथ यू, कुछ भी नहीं आया, इजराइल ने भी कुछ नहीं किया ना, इतनी रशिया की इतनी तारीफ़ें करती, रशिया ने कुछ नहीं हेल्प किया, जैसा चाइना ने पाकिस्तान को हेल्प किया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, ना रशिया, ना अमेरिका, ना इजराइल ने हेल्प किया। वैसा आपको अज़रबैजान से ज़्यादा मदद मिली कंपेयर टू इंडिया गेटिंग एनी हेल्प फ्रॉम इजराइल या फ्रॉम अदर्स। ठीक है, नेतन्याहू ने इंडिया की ठुकी कर दी बिकॉज इट डजंट ट्रस्ट इंडिया सिक्योरिटी। इतनी ये बातें करते हैं, आप जाके गूगल करें नेतन्याहू ने क्यों कैंसिल किए ट्रिप। बट व्हाट वो एक इंडिया की मोटिवेशन टू अलाइन विद इजराइल इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग इन्वॉल्व इन जेनोसाइड। देखिए, न्यूजीलैंड इज ऑल्सो सपोर्टिव ऑफ इजराइल, बट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन जेनोसाइड, वो हथियार नहीं दे रहे हैं, राइट। देर आर मेनी अदर कंट्रीज विच आर सपोर्टिव बट दे आर नॉट गिविंग वेपन्स टू इजराइल। सो वो थोड़ा फ़र्क है। अभी उनकी पोलें नहीं खुली। व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि धीरे धीरे जो इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी है दैट विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग। अभी डिसर्टेशंस आएंगे, अभी किताबें छपेंगे। देखिए, जेनोसाइड ऑफ गाज़ा इज़ द बिगेस्ट एंटी ह्यूमैनिटी क्राइम ऑफ दिस सेंचुरी। आपको पता है आज भी होलोकॉस्ट पे मूवीज़ बनते हैं, 80 साल से ज़्यादा हो गया, ये इस पे मूवीज़ बनते रहेंगे, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगे, इसमें इंडिया का रोल के ऊपर बार बार जिक्र करेगा। तो इंडिया का जो कोशिश है टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज ए गुड प्लेयर इन द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी रूइंड इवन इफ देयर इज नो अरेस्ट और वारंट ऑन मोदी। समझे? जब भी इजराइल के गाजा के जेनोसाइड का अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है भाई, अभी शुरू हो रहा है। वेस्ट बैंक में भी ये करेंगे, ये शायद मार डालेंगे सारों के सारों को। देखिए, मुसलमानों में तो मर्द है ही नहीं, सारे मर्द मर गए। सारी छिक्कों की कौम बैठी हुई है। 2 बिलियन है तो क्या कर लिए? कुछ नहीं किया। एक मुल्क ने फौज नहीं भेजी बचाने के लिए गाजा में। तो मुसलमानों ने तो सिग्नल दे दिया कि आप दिन रात सड़कों पे मारो मुसलमानों को, जितना मारना चाहते हैं मारो उनको, हम कुछ नहीं करेंगे। दिस इज द मैसेज फ्रॉम मुस्लिम्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मारेगा इजराइल और मारेगा, उसके साथ और भी दोस्ती करेंगे लोग। आपके ऊपर भी ये प्रेशर आने वाला है। आप जो घुसे हुए हैं ना व्हाइट हाउस में, वन डे ट्रम्प इज गोइंग टू जस्ट टर्न अराउंड एंड सेइंग सो व्हेन आर यू साइनिंग अब्राहम अकॉर्ड्स। ठीक है आपके डिफेंस मिनिस्टर ने तो एक बार जवाब दे दी, वो आने वाला है, ऑलरेडी ट्राई कर चुका है ट्रम्प। ही सेड कि हॉर्मुज का मैं जब तक नहीं करूंगा जब तक कतर, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान डोंट साइन अब्राहम अकॉर्ड। उसको जवाब नहीं मिल रहा है, बट दिस गाय विल ट्राई, कीप ट्राइंग। उसका एक आई डोंट नो व्हाट हिज ऑब्सेशन इज कि सेकंड टर्म उसने पूरी इजराइल की खिदमत में ख़त्म करने पे तुला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। आई मीन ही इज सर्विंग इजराइल एंड डूइंग नथिंग। डोमेस्टिक एजेंडा ख़त्म हो गया। आप रिपब्लिकन पार्टी का एजेंडा क्या है मुझे नहीं बता सकते, हालांकि दे कंट्रोल द हाउस, दे कंट्रोल द सेनेट, दे कंट्रोल द व्हाइट हाउस, दे कंट्रोल द सुप्रीम कोर्ट। सोचिए आप, बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है ये किसी पार्टी को अमेरिका में। ऑल दे आर डूइंग इज ईरान ईरान ईरान। सो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इंडिया का जो गोल था टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज ए सुपर पावर एज ए डिफरेंट साइड। अपर्णा पांडे की जो किताब आई थी मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन, तो उसमें शी डिस्क्राइब्स इट हाउ इंडिया वांट्स टू बी ए डिफरेंट काइंड ऑफ अ सुपर पावर, डिफरेंट काइंड ऑफ अ ग्लोबल पावर। ये जो विश्व गुरु का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मोरालिटी का भी एक रोल है कि हम इंपीरियल नहीं है,
मैं अभी जनरल वीपी सिंह साहब को इंटरव्यू किया था, इज अ ब्रिलियंट गाय, मैं बिग फैन ऑफ हिज। तो उन्होंने साफ कहा कि भाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड, इंडिया इज नॉट एन एक्सपेंशनिस्ट पावर। इंडिया ऐसा दूसरे मुल्कों पे हमला करके कब्जा करने वाला पावर नहीं है। दैट इज व्हाट ही थिंक्स मिलिटरीली, दैट इज हाउ दे थिंक। तो इंडिया सीज इटसेल्फ एज ए गुड पावर कि हम वेपन्स हथियार जब भी यूज़ करेंगे जब हम पे हमला होगा, हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, किसी को हमसे सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है। वी आर नॉट अ थ्रेट टू एनी कंट्री, वी आर ए गुड पीपल। हम पीस कीपिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, डिज़ास्टर्स होते हैं तो वो मैत्री बोल के शुरू हुआ था, याद है, फ्रेंडशिप डिप्लोमेसी। जब टर्की में अर्थक्वेक हुआ था तो इंडिया वाज द फर्स्ट, पता है आपको, इंडिया के पास से पहले ही जहाज़ जो टर्की पहुंचा था विद रिलीफ वाज फ्रॉम इंडिया। सो वो जो गोल है इंडिया का टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज ए गुड पावर। इंडिया वैक्सीन्स के वक्त भी हज़ारों ग्लोबल साउथ में लाखों लोगों को वैक्सीन्स पहुंचाई इंडिया। सो ये सारा का सारा सड़ जाएगा। इट्स लाइक सेइंग कि आपने इतना बड़ा घड़ा लेके दूध बनाया है, उसमें आप इतना सा कुछ डाल दे, खराब हो जाएगा पूरा का पूरा दूध। तो ये जो गाज़ा के जेनोसाइड में इन्वॉल्व है इंडिया, और नेतन्याहू इज अंडर प्रेशर। उसको लोग कह रहे हैं बार बार कि एवरीबडी हेट्स यू। ट्रंप ने भी कह दिया एवरीबडी हेट्स यू, एवरीबडी हेट्स इजराइल। उसका क्या जवाब दे रहा है वो? लुक एट इंडिया, इंडिया लव्स मी। जितना उस पर प्रेशर पड़ेगा वो इतना इंडिया की पोल खोलेगा। इंडिया डजंट थिंक इट्स ए जेनोसाइड, इंडिया इज सेंडिंग अस वेपन्स। वो खोल के बोलेगा इंडिया ने हमको ये किया, इंडिया उल्टा वही डुबाएगा इंडिया को। सो अब ये और बात है कि देयर आर अदर बिगर फिश टू फ्राई फॉर द ह्यूमन इन सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। जैसा मैंने कहा कि अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो 90% जिम्मेदारी अमेरिका की है, बाकी 9% वेस्टर्न कंट्रीज की है, इंडिया की आधा % होगी जिम्मेदारी इसमें। कोई इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई बड़ी चीज जो है वो इसमें होने वाली है। डॉक्टर साहब ऐसे जस्ट टू नो, बट इट कैन इफ पीपल डिसाइड टू डॉक्यूमेंट मोर ऑफ दिस ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल को उन्होंने बैन किया, वो कहते हैं ये बायस्ड है, हमें तो इससे कोई वो गर्दी नहीं, ये तो ऐसा अदारा है। अब वो आपकी बात सही है, इसको मल्टीपल आगे इंस्टीट्यूशन को मिलते की फीड। या बट देखिए, एक बार आप एमनेस्टी को निकाल दें तो वहीं पर आपका स्टेटस गिर गया इन द आइज ऑफ द ह्यूमन राइट्स। क्या फर्क पड़ा उससे? कौन सी यूरोपियन यूनियन पीछे हट गई, कौन से मुल्क पीछे हट गए? क्या आप यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग के देयर हैज इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस होने की ज़रूरत क्या है? किसके साथ हुआ मुझे बताइए कि अमेरिका ने इराक में कितना जुल्म किया 20 साल तक, कुछ हुआ? बट देयर इज अ कॉस्ट ऑफ द रेपुटेशन। मतलब दे एक्चुअली वरी कि हमारा इमेज खराब हुआ है, ताल्लुकात खराब हुए अमेरिका के बिकॉज ऑफ इराक, बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान, बिकॉज ऑफ एट होम देयर इज। ये जो जनरेशन लॉस्ट, जो ये प्रॉब्लम आ रही है यूनिवर्सिटीज़ पे, जो अमेरिका अपनी ही यूनिवर्सिटीज़ पे जो हमला कर रहा है, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ऊपर जो हमला किया है, हार्वर्ड के ऊपर जो केसेस किए डोनाल्ड ट्रंप, ये तालीम के खिलाफ हो गए हैं कमर। ये नहीं चाहते कि अपने बच्चे यूनिवर्सिटी को जाए ताकि उनको पता चले कि इराक में क्या किया हमने। इंडिया भी ऐसी कर देगी, यूनिवर्सिटीज बंद करा देंगे, लोगों को जाहिल बना देंगे ताकि उनको पता ना चले कि गाजा में हमने क्या किया। यू आर थिंकिंग दैट इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस। आपको तो खाली सिक्योरिटी डिफेंस की है, आपके भी कभी पोले खुलने वाले हैं। इफ यू कमिट वायलेंस and it is in the public sphere that hurts your damage, you know। आपको नहीं लगता कि कोई डैमेज नहीं है? You are not concerned about human rights image। मैं आपकी बात सही है, मुझे आपकी बातें अच्छी लगती हैं, किताबी बातें हैं ये सारी, लेकिन सवाल ये है कि ये पॉलिसी में ट्रांसफॉर्म कब होगा? मेरे लिए कंसर्न ये नहीं है। It cannot, how can it? आप मुझे बताएं, ये रिपोर्ट आके 4 दिन हुए हैं, आप उसको पॉलिसी कॉन्सिक्वेंस देखना चाह रहे हैं एमनेस्टी के? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अफ्रीका ने किया, इजराइल ने किया, जो भी किया, वो एक सेपरेट सवाल है। देखिए, इस इश्यू में जो मुल्क पॉलिसी एक्शन ले सकते हैं, दे आर बिगर क्रिमिनल्स ऑन दिस इश्यू। तो फिर जनाब, फॉर एग्जांपल, कौन ले सकता सीरियस इश्यू, अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज? और कौन लेगा? चाइना थोड़ी, चाइना को कोई फिक्र है क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन? तो कुछ नहीं है, वो तो तालिबान के भी खुश है, दे आर हैप्पी विद एनीबॉडी। ना रशिया को ह्यूमन राइट्स की फिक्र है। द ओनली कम्युनिटीज दैट केयर फॉर इज सम पार्टीज, सम पॉलिटिकल पार्टीज इन द वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्दर्न अमेरिका और यूरोप में। लेकिन ये सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। भाई, सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे, वो तो यहूदी ही है ना।
और यहूदी इजराइल को बचाने पे लगे हुए हैं। तो उनके पास एक इजराइल एक्सेप्शनलिज्म है। दे विल गो आफ्टर म्यांमार। बॉस्निया में मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पे जो सबसे बड़ा पावरफुल प्रो इजराइल यहूदी है इस स्टेट में, उसके साथ मैं कई पैनल्स पे आते रहता हूँ, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, उसके साथ कई पैनल्स पे आते रहता हूँ। ज़रा उम्र में मेरे से ज़्यादा है वो, 20 साल, बहुत मशहूर लॉयर है, कई साल कभी उसके साथ होता हूँ मैं, कभी उसके खिलाफ होता हूँ, डिबेट्स वगैरह करता हूँ। तो एक दिन हमने उनके साथ खाने पे चले गए आफ्टर एन इवेंट। तो इमीडिएटली उनके पास एक फ़ोन आया उस यहूदी के पास, और वो परेशान होकर बाहर गया, फिर अंदर आया। उसको पता चला कि उसकी बेटी का कुछ इश्यू था। तो हमको पता चला कि उसने इराक की एक रेफ्यूजी लड़की को अडॉप्ट किया हुआ था। वो इतना मुतासिर था कि यूएस वाज कमिटिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बाय इन्वेडिंग इराक, हालांकि इराक की जंग भी इजराइल के लिए की गई थी, कि उसने जाके एक इराकी लड़की को अडॉप्ट कर लिया एज ए बेटी। वो मुसलमान है, वो बड़ी हुई, उसको कॉलेज में जाया, पैसे खर्च कर रहा है, इस ट्रीट एग्जैक्टली लाइक हिज डॉटर। सो ये इस वजह से इजराइल बच जा रहा है, बिकॉज द ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी इन अमेरिका इज डिपेंडेंट ऑन जूइश मनी टू ए ग्रेट एक्सटेंट। अब जितने भी बड़े बड़े लॉयर्स, सिविल राइट्स के जितने भी बड़े लॉयर्स जो उन्होंने लड़ा है मार्टिन लूथर किंग के साथ, दे वर ऑल जूइश लॉयर्स। लोग भूल जाते हैं अमेरिका में अगर सेक्युलरिज्म का जो नारा लगा हुआ है वो बिकॉज ऑफ द जूइश ग्रुप्स, वो राइट विंग क्रिश्चियंस को पुश करते रहते हैं बिहाइंड। इजराइल के मसले पर आके वो एक अलाइनमेंट हो गया है, एंड दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इजराइल, सेइंग हमारा एक ही मुल्क है यार, ठीक है नेतन्याहू की वजह से बुरी चीज़ कर रहा है, बट लेट इट गो। दैट इज़ वाई थोड़ा वीक हो गया है। सो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इन अमेरिका, आप ममदानी को देख लें, इसको देख लें, इज़ ए न्यू ऑल्टरनेटिव ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी इमर्ज हो रही है यूएस में। जैसा आप मेहदी हसन को देखें, ही इज़ लाइक ए फ्रंट रनर। आज एक है मेहदी हसन, आप सोचिए 10 साल में अगर मेहदी हसन जैसा हर बंदा हर मेन चैनल में हो, CNN में हो, तो क्या बुरा हाल होने वाला है। सारे वो छोड़ेगा थोड़ी। उसने आपके डिफेंस मिनिस्टर को भी ऐसी की तैसी कर दी थी मेहदी हसन ने, याद है आपको। हाँ, ये और बात है कि आप लोगों को असर ही नहीं होता कि कितना भी इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, एज लॉन्ग एज डोनाल्ड ट्रंप इज प्लीज विद यू, दैट इज फाइन। ट्रंप को अभी 2 साल हुआ ना, डॉक्टर साहब अभी आए हुए डोनाल्ड ट्रंप का। तो देखिए हमें, देखिए आप, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे प्रिंसिपली जो बातें हैं आई एग्री कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि people will get away with all that what they are. People get away with rape and murder, Khamar साहब, it doesn't mean it is okay. देखें, मुझे तो इतना ही समझ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या क्या किया, कैसे कैसे हुआ जी, people move on। तो इंडिया भी जारी बात है इसके maybe you are moving on, I have not moved on from Gujarat yet। 20 साल हो गए हैं, और मैं अकेला नहीं हूँ। आप जितने भी किताबें छपे हैं हिंदुत्व पर, जितने भी, देयर इज नोबडी हु इज फॉरगिविंग इट। इट हैज़ रिड्यूस्ड द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन जुडिशियरी, इट हैज़ रिड्यूस्ड द क्रेडिबिलिटी। और ये जो RSS वाले आके यहाँ पर जो बातें कर रहा था, वो घोड़ बोले, क्या नाम है, हॉस बोले, यहाँ पे हडसन इंस्टीट्यूट में, वो अपने आप, वो खुद कहा कि वी आर हियर टू काउंटर द इमेज that India is the KKK of RSS is the KKK of India। उसके मुंह से खुद निकला in the discussion कि वो उनको एहसास है कि दुनिया में ये रेपुटेशन है हमारा कि हम एक रेसिस्ट एंड ओप्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है। कौन चाहता है? हाँ, इसका मतलब नहीं है कि सारी मुल्कें अटैक कर रहे हैं RSS को या RSS के खिलाफ सैंक्शंस आ रहे हैं, बट ये तो इमेज है। आप किसी भी क्लास में जाके पढ़ें, वहाँ पे व्हेन द डिस्कशन ऑफ हिंदू राष्ट्र कम्स अप, ये इमीडिएट आ जाता है। मोदी के साथ इमीडिएट डिस्कशन गुजरात का हो जाता है। सो यस, देयर इज नो पॉलिसी। कई चीज़ें होंगी भाई, आप तालिबान ने कितना जुल्म कर दिया, उसके खिलाफ कोई पॉलिसीज नहीं है, लोग उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। दैट डजंट मीन दैट दैट इज ओके, राइट। एमनेस्टी ने बंद नहीं किया अपना बिजनेस, एमनेस्टी इज आउट देयर, देयर आर पीपल हु आर देयर। और जो लॉयर्स वगैरह काम करते हैं, ये अपनी पर्सनल करियर्स को रिस्क करते हैं। कमर साहब, डू नॉट अंडर एस्टिमेट दीज पीपल। इसका लिए कुरान में एक लफ्ज़ है कॉल मोहसिनीन। ये वो लोग हैं जो एहसान करते हैं। अगर ये लोग नहीं रहे तो दुनिया में मोरालिटी नहीं रहेगी। चले देखते हैं कि ये बातें तो सारी ज़बरदस्त हैं, होना भी चाहिए। अभी चर्चा हो रही है ना, अब हमारा शो देखिए, वी आर आंट वी टॉकिंग अबाउट दिस। एटलीस्ट आपके पास 40,000, मेरे पास 10,000 लोग तो देखेंगे ना इसको। 50,000 तो यहीं हो गए।
द क्वेश्चन मेरा तो सिंपली ये था कि आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट मोटिवेट्स इंडिया टू गिव वेपन्स टू इजराइल एंड द इंडियंस हैव नो इशू। वो कहते हैं जो मर्जी कर लो, हमें कोई परवाह नहीं है और हमने ठीक दी है। उन्होंने आपको साफ कह दिया कि जैसा कि मतलब उनका वो टेररिज्म वाला लॉजिक है ना, पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं इंडिया में, मुसलमान होते हैं सारे टेररिस्ट, इजराइल भी टेररिस्ट को मार रहा है, हम भी टेररिस्ट को मार रहे हैं, सो वी आर गुड फ्रेंड्स, दैट इज देयर लॉजिक ना। चल देखते हैं कि ये कब तक। एनी हाउ, ऑलवेज प्ले इट टू टॉक टू यू। थैंक यू वेरी मच कमल साहब, चलिए बाय।